हल्द्वानी से नैनीताल की ओर बढ़ते हुए कभी न कभी सड़क किनारे अपने ली किचन या मिस्टर ली किचन नाम के बोर्ड बहुत सारे रेस्टोरेंट में देखे होंगे। क्या आपने कभी सोचा कि आखिर ये मिस्टर ली हैं कौन? चलिए आज हम आपको मिलवाते हैं मिस्टर ली यानी कि श्रीमान ली पिंग येन से। जी हाँ, नाम सुनते ही आपके जहन में जो बात आ रही है वो बिल्कुल सच है। मिस्टर ली मूल रूप से चीन के ही रहने वाले हैं, लेकिन भारत को अपना घर बनाए हुए उन्हें 84 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी उन्हें भारतीय नागरिकता नहीं मिल पाई है। मिस्टर ली की जिंदगी स्वाद, संघर्ष और साजिशों का ऐसा मिश्रण है जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। तो आइए हम मिस्टर ली से ही जानते हैं कि किस तरह उनका परिवार चीन से भारत पहुंचा, उनके परिवार की ऐतिहासिक कहानी और जानते हैं चाइनीज खाने की वो गुप्त रेसिपियां जो आज खो चुकी हैं। मेरा फादर अभी डेथ हो गया, मेरा माँ 1 साल बाद वो भी डेथ हो गया। मेरा जन्म भारत की आज़ादी से 3 साल पहले यानी 1944 में कलकत्ता के टाइरेटा बाजार के इलाके में हुआ था। मेरे परिवार की कहानी 19वीं सदी के शुरुआत से शुरू होती है। मेरे दादा ली वांग लिंग दक्षिण चीन के क्वांटुक गांव के रहने वाले थे। वो हक्का समुदाय से थे, इसलिए हम लोगों की भाषा मंदारिन नहीं बल्कि हक्का कहलाती है। यह इलाका चीन के दक्षिण हिस्से में आता है। मेरे दादा चमड़े के व्यापारी थे। मेरे पिताजी ली साक लिन ने भी दादाजी के साथ अपना पारंपरिक व्यवसाय ही अपनाया। उस समय कलकत्ता ब्रिटिश इंडिया का बड़ा औद्योगिक केंद्र था। यहाँ कारोबार की अच्छी संभावना को देखते हुए मेरे पिताजी हजारों दूसरे हक्का भाषी चीनी व्यापारियों और कामगारों की तरह शायद 1940 तक कलकत्ता आकर कारोबार करने लगे। लेकिन इतना साल हो गया था, सब तो हो गया। अच्छा वो हम लोग यहाँ आए। टाइरेटा बाजार कोलकाता का ऐतिहासिक इलाका है जिसे भारत का असली चाइना टाउन माना जाता है। 18वीं शताब्दी के अंत से ही यहाँ चीनी प्रवासी विशेषकर हक्का समुदाय के लोग बसने लगे थे। हक्का समुदाय के लोग चमड़ा उद्योग, जूता निर्माण, बेकरी और रेस्तरां व्यवसाय में माहिर माने जाते थे। इसलिए इस इलाके में हक्का समुदाय के हजारों लोग आकर बसे। मिस्टर ली का परिवार भी उनमें से ही एक था। मेरा भाई आए 4 भाई आए, बहन आए 2, 3, 4, 5, 6 बहन। हम लोग 4 भाई और 6 बहनें थी। हमारी 2 बहनें चीन में परिवार के पास ही थी। पिताजी ने सोचा कि जब कारोबार सही हो जाएगा तो सबको बुला लेंगे, पर चीन में माओ त्से-तुंग की सत्ता में आने के बाद कम्युनिस्ट क्रांति हो गई, जिस कारण वहाँ बड़े व्यापारियों की गिरफ्तारी की जाने लगी। चीन की सरकार ने मेरे दादाजी को भी गिरफ्तार कर लिया और हमारी संपत्ति को जब्त कर लिया। इससे कलकत्ता में पिताजी के कारोबार को भी बहुत नुकसान हुआ। वे वापस चीन भी नहीं जा पा रहे थे। इसी सदमे के बीच पिताजी को टीबी की बीमारी हो गई और जब मैं शायद 13 या 14 साल का था उनका देहांत हो गया। अगले ही साल मेरी माँ भी चल बसी। कलकत्ता में मेरे 4 भाई और बाकी बहनें ही बची रह गई। हमारे घर के आर्थिक हालात बेहद खराब हो गए। हमारी शुरुआती पढ़ाई टेंगरा बाजार में मौजूद चीनी स्कूलों में हुई। वहीं मैंने अंग्रेजी, बंगाली और हक्का भाषा सीखी। शुरुआत में हिंदी तो बिल्कुल नहीं आती थी। माता पिता के देहांत के बाद मैंने भी जूते बनाने का काम शुरू कर दिया। उस समय कलकत्ता में हाथ से बने चीनी जूतों की काफ़ी मांग थी, इसलिए अच्छा पैसा मिल जाता था। भाई बहन भी वहाँ मौजूद चीनी स्कूलों में पढ़े और फिर सबकी नौकरियाँ, शादी और परिवार की बाकी जिम्मेदारियाँ मैं धीरे धीरे निभाता चला गया। पर जब मशीनों से जूते बनने लगे तो हाथ का काम धीरे धीरे खत्म होता गया। जो मशीन में से जूता तो बनता है बहुत अच्छा, तो हम लोग का तो हैंडमेड है, हैंडमेड का तो कम हो गया। मिस्टर ली की शादी कैसे हुई थी, इस बात को याद करते हुए वो मुस्कुराते हुए पुराने दिनों में लौट जाते हैं। मेरा भाई था वो भी टेंगरा में रहता है। टेंगरा तो मतलब पूरा चाइनीज में। मेरी शादी वू चिन सिन से हुई जो कलकत्ता के टेंगरा क्षेत्र की रहने वाली थी। हमारी मुलाकात हक्का चाइनीज समुदाय के कार्यक्रमों में हुई। ये एक अरेंज मैरिज थी, क्योंकि चीन की संस्कृति में भी उस समय विवाह परिवार ही तय करते थे। उनका परिवार भी चीन से ही भारत आया था। एक पत्नी के रूप में वो एक शानदार महिला थी।
उसने मेरा हर परिस्थिति में साथ दिया। बच्चों और परिवार की परवरिश उसने बहुत अच्छी तरह से की। लेकिन कैंसर के कारण सन 1999 में उनका देहांत हो गया। मेरी पत्नी का जाना मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था। पर जूतों के माहिर कारीगर से लेकर मिस्टर ली शेफ कैसे बन गए और आखिर इतना स्वादिष्ट चाइनीज खाना बनाना उन्होंने कहां से सीखा, जिसने लोगों को इतना दीवाना बना दिया कि आज नैनीताल में मिस्टर ली के नाम से ही चाइनीज खाना बिकता है। और फिर ऐसा क्या हुआ कि मिस्टर ली का फेमस रेस्टोरेंट ही हमेशा के लिए बंद हो गया। कुछ माँ से भी तो सिखाया है चाइनीज खाना, तो देखते गए। मैंने पारंपरिक चाइनीज खाना बनाना अपनी माँ से सीखा था। मेरी पत्नी भी बहुत अच्छा चाइनीज खाना बनाती थी। वह जो खाना बनाती थी वह शुद्ध हक्का शैली का होता था, असली सोया सॉस, टूना सा सब्जी और हरे प्याज जैसे पारंपरिक स्वादों के साथ। बाजार में जो आजकल मंचूरियन या चाउमीन मिलता है वो नाम भर का चाइनीज है। असली मंचूरियन की ग्रेवी, हाथ से बने नूडल्स और सही तरीके से बने चाइनीज खाना इससे कहीं अधिक लजीज होते हैं। मैं पहली बार 1990 में नैनीताल आया। मेरा छोटा भाई उस समय शेरवुड कॉलेज में टीचर था। उसी ने मुझे सुझाव दिया कि मैं यहाँ शिफ्ट होकर चाइनीज रेस्टोरेंट खोलूं। मैंने 1998 में हल्द्वानी के कोलटैक्स इलाके में पहला ली किचन नाम से रेस्टोरेंट खोला। बाद में ये रानी बाग में शिफ्ट हो गया। असली चाइनीज स्वाद के कारण मुझे लोग जल्दी पहचानने लगे। मेरे रेस्टोरेंट में भी काफी लोग आने लगे, जिससे मेरा नाम प्रसिद्ध होने लगा। मेरे यहाँ ग्राहकों की कतारें लगी रहती थी। सबसे पहले इलाके में चाइनीज चॉपसी मैंने ही बनाई थी। ये फ्राई किए गए नूडल्स होते हैं जिन्हें एक स्पेशल ग्रेवी के साथ सर्व किया जाता है, जिससे कई लोग परेशान होने लगे और फिर एक पूरी साजिश मेरे खिलाफ हुई, जिसने मेरा रेस्टोरेंट ही बंद करवा दिया। एक बार नैनीताल के एक स्कूल में नूडल्स बनाने गया। अगले दिन खबर आई कि 50 बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो गई। मुझ पर आरोप लगा कि मेरी चाउमीन से यह सब हुआ, जबकि वहां और भी कैटरर्स थे जिनका खाना बच्चों ने खाया था। केवल 50 बच्चे बीमार हुए, लेकिन मेरी चाउमीन तो स्कूल के बाकी बच्चों से लेकर कार्यक्रम में आए हुए सभी लोगों ने खाई थी। क्योंकि मैं बाहर से था, इसलिए केवल मुझे ही आरोपी बनाया गया। बिना जांच के पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया और 20 दिन तक जेल में रखा। मीडिया ने भी बिना पुष्टि के मुझे दोषी ठहराया। बाद में जब मामला कोर्ट में पहुंचा और डॉक्टरों ने बच्चों की जांच रिपोर्ट दी, तो पता चला कि मेरी चाउमीन से फूड पॉइजनिंग नहीं हुई थी। कोर्ट में आरोप खारिज हुए और मुझे बरी कर दिया गया। लेकिन तब तक मेरी प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान पहुंच चुका था। मेरे रेस्टोरेंट का लाइसेंस रद्द हो गया, जिसके बाद मुझे दोबारा लाइसेंस नहीं मिला। मेरी बेटी कनाडा में रहती थी। वो चाहती थी कि मैं कनाडा उसके पास आऊं, लेकिन पुलिस क्लियरेंस न मिलने के कारण मैं नहीं जा सका। केस पूरी तरह खत्म होने में 4 साल लगे। इस बीच मेरी पत्नी की तबीयत भी खराब हो गई। उसे कैंसर की शिकायत हुई और बाद में उसका देहांत हो गया। इन सब घटनाओं ने मुझे बुरी तरह तोड़ दिया और मेरा जीवन पूरी तरह से पटरी से उतर गया। मेरा सारा पैसा पत्नी के इलाज पर खर्च हो गया। उसके बाद मैंने अपना जीवन चलाने के लिए अलग अलग रेस्टोरेंट में नौकरियां की, पर अब बुढ़ापे के कारण पैरों में दिक्कत है, इसलिए मैं काम नहीं कर पाता हूँ। इतना कुछ हो यहाँ आगे तो हमारा लग। हैरानी की बात यह है कि भारत में जन्म होने के बावजूद मिस्टर ली को आज तक भारतीय नागरिकता नहीं मिल पाई। उनका आवेदन 84 साल बाद भी वेटिंग में चल रहा है, जिससे मिस्टर ली निराश हैं। बड़ा जब यहाँ जन्म हुआ, कभी इंडिया का तो बाहर किया ही नहीं, इतना सालों के बोला नहीं। मैं आज तक भारतीय नागरिक नहीं बन पाया, जबकि मेरा जन्म भारत में हुआ। मैंने भारतीय नागरिकता और पासपोर्ट के लिए आवेदन भी किया, लेकिन वो आज तक वेटिंग और निगरानी में ही चल रहा है। बहुत से अंग्रेजों और यूरोपियन लोगों को नागरिकता मिली, पर मुझे नहीं मिल पाई। मैंने बाद में चीन से पासपोर्ट बनवाया, पर मेरा बेटा जेम्स भारतीय नागरिक है। कोविड के दौरान मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। इन्फेक्शंस हो गया और कभी हक्का, कभी अंग्रेजी तो कभी हिंदी में बड़बड़ाता रहा। मेरा बेटा जेम्स उस समय पुणे में नौकरी करता था। उसने मेरी देखभाल करने के लिए नौकरी छोड़ दी। 6 महीने दवाइयाँ चलती रही। ईश्वर ने किसी तरह से बचा लिया। उसके बाद से जेम्स मेरे साथ ही रहता है, पर अब उम्र बढ़ रही है और सेहत भी साथ नहीं देती। नैनीताल से हल्द्वानी तक अब कई रेस्टोरेंट ली किचन के नाम से चलते हैं। कुछ मेरे नाम का इस्तेमाल करते हैं, पर मुझे कोई शिकायत नहीं।
मेरे नाम से किसी का घर चल रहा है, मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है। जितना कुक हुआ मेरे पास से सीख के कहाँ कहाँ चले गया, कहाँ काम किया, मिसाली के पास वही अभी भी बोलता ही होगा अभी। अब मिस्टर ली के चेहरे पर उम्र की झुर्रियां भले ही उभर आई हों, पर उनकी आंखों की चमक आज भी उनके अतीत की झलक लिए है। एक देश और दो सभ्यताओं में पले बड़े मिस्टर ली को सपने भी हक्का भाषा में ही आते हैं, क्योंकि बचपन में वो अपने माता पिता से इसी भाषा में बात किया करते थे।